एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर कपिल हैं जो मुजफ्फरपुर में है और वो कैंप लगा रहे हैं। पता नहीं इस देश में इस तरह के हालात कब पैदा होंगे जब गरीबों के लिए जो मजलूम है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए इस तरह की इलाज की व्यवस्था होगी। उनके साथी कलीग भी आए हैं जो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। और डॉक्टर कपिल, सुबह से कितने बच्चों को देख चुके? हम लोग करीब 200 बच्चे को देख चुके हैं। 50 और बच्चों का शायद नंबर लगाए। तो ये कुछ बता रहे थे, देखिए 3 बच्चे हैं और हाँ, क्या बता रहे थे बताइए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों ने नाम तो चमकी बीमारी दे दिया है, पर ये चमकी बीमारी चाहे मुजफ्फरपुर की हो, जापानी बुखार गोरखपुर का हो, निपा वायरस इंकेफेलाइटिस केरला का हो, ये सारे एक्यूट इंकेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी मस्तिष्क ज्वर में आते हैं। गोरखपुर में चाहे उसको नौकी बीमारी कहते हैं। पर जब से मुजफ्फरपुर में आया हूँ, एक नई थियरी अभी लैंसेट में जैसे प्रकाशित हुई थी और अभी गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज किया। उनका कहना है कि लीची खाने से बच्चों को इंकेफेलाइटिस हो जा रहा है। लीची में एक केमिकल होता है MCPG, मेथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ये टॉक्सिन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनने से रोकता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे, जैसे ये बच्ची है, कितने साल की अम्मा? 6 साल की। आपको याद नहीं, 6 साल की कह रही है और ये 10 साल का, 11 साल का। तो अंडर वेट है ये लोग बहुत है। ये जैसे अगर मान लो 6 साल की, मुझे तो 7 साल की लग रही है बच्ची, चूंकि मेच्योरिटी आ रही है। 7 साल का बच्चा एवरेज जो इंडियन एवरेज है उसके हिसाब से 21 से 22 किलो होना चाहिए। अब 11 साल का बच्चा उसका 33 किलो होना चाहिए। और ये बच्ची है जैसे 6 साल की कह रही है 12-14 किलो की, और ये बच्चा है 16 किलो का। तो ये पहले ही से कुपोषण का शिकार है। माँ ये कह रही है कि दिन भर सब लीची ही खाते रहते हैं। अब आप जब लीची ढेर सारी खा लेते हो, खाने में आपको कुछ नहीं मिलता है और लीची खा के सो जाते हो, तो रात में ये थ्योरी साइंटिफिकली सही है कि उसकी वजह से ग्लूकोज की कमी अगर हो जाती है रात भर, क्योंकि 12-14 घंटा खाया नहीं, तो सुबह सुबह हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया से झटका आ सकता है। उसी वजह से बच्चा कोमा में चला जाता है। तो ये एक थ्योरी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया और सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गरीबों की बीमारी है। अभी कल बिहार के मंत्री जी ने भी कहा है कि दलित ही मर रहे हैं। एक और साहब ने कहा कि सांसद है यहाँ का मुजफ्फर, नहीं, सांसद साहब ने 4G बोला है। गरीबी, गंदगी, गांव, ये गर्मी, ये लेकिन सही बात उन्होंने बोली है। कल मैं श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज गया था। एक जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। एक हॉल में 100 पेशेंट थे और 200 उनके परिवार वाले। मैं आया हूँ, मैं अभी उसी बेड की बात 300 लोग, एक पंखे लगे हुए हैं। और आपको यकीन नहीं करेगा, पुराने जमाने में जो अलगनी लगाई जाती थी, जिसमें कपड़े डाले जाते थे, उसमें IV बॉटल डाल के जमीन में एक एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चों को लेटा के इलाज किया जा रहा है। 5 नर्सें थी और 4 डॉक्टर थे कल रात में। ICU गाइडलाइन 2017 के हिसाब से जो इंडिया में मॉडिफाई किया गया है कि क्रिटिकल केस में 4 डॉक्टर के बीच 4 पेशेंट के बीच 1 डॉक्टर होना चाहिए और 2 वेंटिलेटर के बीच में 1 सिस्टर होनी चाहिए। हमारे सिस्टर के ऊपर 50 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब एक को अगर वो इंजेक्शन लगाती है और फ्लूइड चलाती है तो दूसरे बात चक्कर लगाते लगाते तो ये बेचारा तो मर जाएगा। तो ये मानता पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है ये टोटली मैनेजमेंट फेलियर है? एकदम, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बीमारी से ज्यादा बच्चों को, बीमारी से ज्यादा यहाँ सरकारी अव्यवस्था के बारे में मारी जा रही है। बीमारी से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डॉक्टरों की कमी, सिस्टर्स की कमी, जरूरी दवाएं और इक्विपमेंट की कमी से बच्चे मारे जा रहे हैं। डांट लोग डॉक्टर को रहे हैं, जो पत्रकार लोग आ रहे हैं वो डॉक्टर को डांट रहे हैं। अरे वो लोग तो महान पत्रकार हैं, अब उनके बारे में बात नहीं किया जाएगा। आप हैं और अजित अंजुम जो ने जो खुलासा किया है, देखिए पत्रकार के क्या जो हमारा चौथा स्तंभ है उसको बनाए रखने के लिए आप लोग जीवित हैं। ये सवाल ये पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सरकार की प्लानिंग का मामला है। सरकार की प्लानिंग ये है कि आपके जो हेल्थ मिनिस्टर थे
हैं अभी डॉक्टर हर्षवर्धन, हालांकि वो डॉक्टर हैं। 2014 में जब ये 328 बच्चों की मुजफ्फरपुर में डेथ हुई थी इसी चमकी बीमारी से, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 100 बेड का इंकेफ्लाइटिस सेंटर बनाएंगे, 2 वायरोलॉजी सेंटर खोलेंगे और एमबीबीएस की सीट को यहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज को 100 से बढ़ा के 250 कर देंगे। ये मैं पढ़ रहा था। 5 साल बाद उन्होंने वही वादे फिर से दोहराए हैं और मैं गया हूँ मेडिकल कॉलेज की हालत, अभी भी 100 ही बच्चे एमबीबीएस के पढ़ रहे हैं। कोई वायरोलॉजी सेंटर नहीं खोला गया और कोई 100 बेड का इंकेफ्लाइटिस सेंटर नहीं खोला गया। किसी को दर्द नहीं होता है कि वो गरीबों के बच्चे हैं। ये क्या बोलेगी और क्या न्याय मांगेगी। मुझे तो लगता है कि जो दिल्ली, पटना, लखनऊ में जो लोग बैठे हैं राजनेता हैं, वो यही सोचते हैं कि गरीब है मर जाने दो, क्योंकि ये जितने अपनी परेशानी में रहेंगे, जितना बीमार रहेंगे, जितने अशिक्षित रहेंगे, उतने आसानी से हम इनको मोड़ तोड़ के वोट ले लेंगे। डॉक्टर साहब, उन तमाम लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, मैंने यही कहा कि इंकेफ्लाइटिस चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे लीची खाने या चाहे वायरल इंकेफ्लाइटिस हो रहा हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे को, जो भी बच्चे, खासकर जो बच्चे 15 साल से नीचे हैं, उनको 2 बार कम से कम नहलाएं, पानी पे ज्यादा दौड़ दें खाने से ज्यादा, रात में भरपेट खाना खिला के सुलाएं, एक कमरे में एक टाइम पे 4 से ज्यादा लोग ना रहें, हवादार छायादार जगहों पे रहें, जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट कर रही है उसको लगवाएं। छोटे बच्चे जितने ज्यादा होते हैं उनको फ्लूइड यानी शरबत, पानी, दूध पिलाते रहें। अगर जो कोई भी आपको सिम्टम जैसे कि बुखार, बच्चा आपका अकबक बात करने लगा हो, उल्टी हो रही है जो रुक नहीं रही है नॉर्मल दवा से, चिड़चिड़ाने लगे, सामान फेंकने लगे, उसको भूत प्रेत दिखाई देने लगे, अजीब अजीब हरकत करने लगे, सुस्त होने लगे, पेशाब कम करने लगे, कोमा में जाने लगे, आप फौरन किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाइए। आप एएनएम या फिर आशा को पकड़िए और अगर नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। हालांकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का है, वहां पहुंचने की सलाह तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन कहीं और से ज्यादा अच्छा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। और मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि ये देखिए, ये तो अब तो बीमारी आपके सर पे आ चुकी है, तो आप बड़ा हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े वादे करके गए हैं, चाहे नीतीश जी हो और चाहे हर्षवर्धन जी, वो एक दिन में हो नहीं पाएगा। बच्चों को एयर एम्बुलेंस से या तो पटना ले जाया जाए या तो दिल्ली ले जाया जाए या मुजफ्फरपुर के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे आईसीयू फैसिलिटी हो वहां इलाज कराया जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर कपिल हैं जिन्होंने जिंदगी में एक ध्येय बना लिया है, मकसद बना लिया है कि ये तमाम ऐसे मौकों पर आपके साथ खड़े होंगे, दिल्ली हो, देश का कोई कोना हो। शुक्रिया कि जैसे डॉक्टरों का समाज ऐसे ही डॉक्टरों से बनता है। मैं शुक्रिया जो दर्द इन्होंने भोगा है, जो इन्होंने तकलीफें झेली हैं और इलाज करने की इन्होंने सजा पाई है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया था। और एक बात यकीनन तय मान लीजिए, जो आपके बच्चे मर रहे हैं वो किसी डॉक्टर की वजह से नहीं, क्योंकि उसमें अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है। एक बार मैं फिर बता दूं, सरकारी अस्पताल में सबसे बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, बशर्ते कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और सरकार की नीयत अच्छी हो। तो साहब कुछ ऐड करेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा, इंसाफ मंच के मुजफ्फरपुर के मैं जफर साहब और कामरान साहब का धन्यवाद दूंगा, और जो मेरे साथ डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर आशीष गुप्ता, ये सीमान से आए हैं, डॉक्टर मंजर हुसैन, आप यहीं के, अरशद अंजुम यहीं के हैं, और ये हमारे श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फैजान है, डॉक्टर आजम भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन सबका, और जो एनजीओज ने हमें दवाइयाँ फ्री दी हैं जो हम बांट रहे हैं, कुछ हम लोगों को खरीदनी पड़ी है, तो इन सबका मैं धन्यवाद करूँगा। शुक्रिया। तो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर साहब कैंप लगा रहे हैं और देश भर में लगातार घूम रहे लोगों में मेडिकल अवेयरनेस फैला रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब तक अस्पताल, हॉस्पिटल की चर्चा नहीं होगी, वोट के दौरान भी नेताओं से सवाल पूछिए, जब तक नहीं पूछेंगे आप इसी तरह से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बहुत बेहतरीन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अतुल गवांडे ने रिच लेक्चर में कहा है कि भारत में डॉक्टर बहुत शानदार होते हैं, बस सरकारी सिस्टम सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और जितना प्रेशर है उस पर, वर्कलोड है, अगर वो कम हो और उसके लिए जितना रिसोर्सेज हो, जितना डॉक्टर हो, तभी जाके शंभू जी एक बात बोलूं,
हमारा जो भारत का बजट है, आपको पता है 2018 का पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया था 60,000 करोड़ का। 60,000 करोड़ रुपया उन्होंने 130 करोड़ जनता को दिया है, जिसमें से 40,000 करोड़ सैलरी में जाता है। सिर्फ 20,000 जो है दवाओं और इक्विपमेंट पे खर्चा हो रहा है। अभी आपने कहा कि सरकारी मतलब हमारे डॉक्टर्स जो अच्छे होते हैं, अगर उनको फैसिलिटी अच्छी दी जाए, ये 8 बिलियन डॉलर का फॉरेन मेडिकल टूरिज्म की इंडस्ट्री हो गई है। यानी कि जो वेदांता, फोर्टिस और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल टूरिज्म यानी बाहर दुनिया, इंडिया से बाहर आके यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, उनसे हमारा भारत 8 बिलियन डॉलर कमा रहा है, यानी 60,000 करोड़। और वो एक भी पैसा हमारे इन गरीबों पर खर्च नहीं होता है। तो आप ऐसा सोचिए कि पूरा 130 करोड़ जनता के लिए आप 20,000 करोड़ रुपया देते हो, और कुल 4-5 हजार मरीज से आप 20,000 50,000 करोड़ कमा रहे हो। तो हमें लगता है कि हम लोग बात करेंगे कि अभी बजट सेशन चल रहा है कि इस बजट में हेल्थ को लेकर कितना पैसा रखा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।